अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमकेएम समेत तमाम जमातें एक बार फिर तहरीक इंसाफ की जानिब मफाहमत का हाथ बढ़ा रही हैं। ये जमातें तहरीक इंसाफ से एक मिसाक मफाहमत की मुतमन्नी है, लेकिन सवाल ये है कि एक जानिब पीटीआई यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पर मुबैना तौर पर सख्तियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला है। उनके मुतादिद रहनुमा अब भी या तो कैद हैं या मफरूर हैं। इलेक्शन नताइज में तहरीक इंसाफ 80 से ज़ायद नशिस्तें छीने जाने पर मातम कुना है। इस जमात का मुबैना तौर पर मीडिया ब्लैकआउट जारी है। मुबैना तौर पर इस जमात के कारकुनान और रहनुमाओं पर अब भी एहतजाज या जलसे जुलूस करने पर पाबंदी है। मुबैना तौर पर हफ्ते को होने वाले एहतजाज के दौरान दर्जन भर गिरफ्तार किए गए रहनुमाओं में से एक तशद्दुद के बाद जनरल अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में है और मुबैना तौर पर इस जमात की कई नशिस्तों पर रिजल्ट तब्दील करने का इल्जाम है। तो ऐसे में किसी भी तरह की मफाहमत कैसे मुमकिन है? आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी एक ऐसा फैसला सुनाया गया जिसने जलती पर तेल का काम किया है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों की दरखास्त पर महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरखास्त मुस्तरद करते हुए करार दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के कोटे की अब मुस्तहिक नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें बाकी जमातों को मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने का फैसला मुतफ़क़ा तौर पर सामने आया। ताहम मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देने के फैसले से मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना ने इख्तलाफ किया है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का किरदार भी इंतहाई मशकूक है, जिसने तहरीक इंसाफ की दरखास्त उस वक्त तक समात के लिए मुकर्रर नहीं की जब तक इस हवाले से और बहुत सी दरखास्तों का ढेर नहीं लग गया, जिसके बाद एक खुली समात के जरिए यह दरखास्त समात के लिए मुकर्रर की जाती है, जिसमें मुल्क की बड़ी पार्टीज इन सीटों की दावेदार बनकर सामने आती है। और आज तहरीक इंसाफ के खिलाफ और उनके हक में फैसला सुना दिया गया है। यह ऐसा फैसला है जिसने मफाहमत के दरवाजे मुकम्मल तो नहीं लेकिन किसी हद तक बंद कर दिए हैं, क्योंकि यह नामुमकिन है कि एक जानिब सियासी इंतकाम जारी रखा जाए और दूसरी तरफ मफाहमत का हाथ भी बढ़ाया जाए। जैसे वज़ीर आज़म ने अपने इंतखाब के फौरी बाद बढ़ाया, लेकिन ठीक उसी वक्त ईवान के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर डंडे बरसाए जा रहे थे, उनके कारकुनान किया जा रहा था। शहबाज शरीफ ने किस तरह वज़ारत उज़्मा के इंतखाब जीत कर अपोजिशन को मिसाक मईशत और मिसाक मफाहमत की दावत दी, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। जिस तरह मैंने 2018 में बतौर हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर के अपनी पहली तकरीर में मिसाक मईशत की बात की थी, मैं न सिर्फ आज फिर मिसाक मईशत का इआदा करता हूँ, इसके साथ मिसाक मुफाहमत की भी मैं उनको दावत देता हूँ। आए मिल बैठे, मिलकर हम पाकिस्तान की किस्मत संवारे, मिलकर शहबाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर ये बात कर रहे थे। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने जहां सियासी कैदियों की रिहाई की बात की है, उन्होंने ऑपोजिशन को दावत दी कि मिल बैठकर पाकिस्तान को मुश्किल से निकालें। बिलावल भुट्टो आज क्या कह रहे थे पार्लियामान के फ्लोर पर, जरा वो भी आपको सामने रखते हैं। और ये मेडन स्पीच थी जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से की गई। कि अवाम ने ऐसा फैसला सुनाया है जहां आपको मजबूरन मिल बैठ के फैसले करने पड़े, तो एक जमात फैसला नहीं कर सकती। पाकिस्तान के अवाम हमें ये पैगाम भेज रहे हैं कि हमारे लड़ाइयों से वो थक चुके हैं। अगर वो चाहते वो किसी एक जमात को अक्सरियत दिलवा सकते थे। हुकूमत या कोई पॉलिसी इस हाउस से तब नहीं बनता जब तक हम आपस में बातचीत ना करें। तो इसलिए मैं समझता हूं कि चाहे वो नेशनल चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन हो या चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, हमें आपस में बात करना चाहिए। अफजल मरवत इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। सियासत मुमकिनात का खेल है, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में हमेशा इन मुमकिनात की तादाद ज़्यादा रही है। हर बार ऐसा ही हुआ है कि जो फैसला नविश्ता दीवार समझा जा रहा होता है, रात भर में वो फैसला तब्दील कर दिया जाता है, सूरत हाल अक्सर बदल जाती है। अब आज हुकूमत तो मिसाक मफाहमत की बात कर रही है, रिकन्सिलिएशन की बात कर रही है, लेकिन क्या उसके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मौजूद है? क्या जो रिक्वायर्ड फ़ज़ा, साजगार फ़ज़ा होनी चाहिए, क्या वो अपनी जगह पर है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और $1 मिलियन क्वेश्चन भी है कि एक तरफ तो हुकूमत ये बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ पैरेलल आज ऐवान के अंदर जो कुछ हुआ, ओपोनेंट्स की तकरीरें ब्लैकआउट की जाती हैं, पकड़ धकड़ अपनी जगह पर मौजूद है, एहतजाजी मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो क्या वो साजगार या ड्यू एनवायरनमेंट जो होना चाहिए वो है? अगर नहीं है तो फिर क्या ये मिसाक मफाहमत भी सिर्फ एक आई वॉश है? ये अपने मकासद के लिए उस वक्त किया जा रहा है कि जब ओहदे बांट लिए हैं, हुकूमत मुमकिन तौर पर बन रही है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ एक आई वॉश के तौर पर मिसाक मफाहमत, ताकि कल को ये कहा जा सके कि हमने तो बात की थी लेकिन हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स माने नहीं थे? तो इसके ऊपर बहुत बड़े सवालात भी हैं। साथ साथ मुल्की सियासत में अभी बहुत सारा जोड़ तोड़ होना बाकी है। गुज़श्ता 2 बरस में वाज़े मिसालें मौजूद है कि किस तरह मामला होते रहे। हमारे निगरां वज़ीर आज़म की तैनाती इसकी वाज़े मिसाल है कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि बड़े बड़े खिलाड़ियों के बीच अनवारुल हक काकड़ वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे, लेकिन उनका इंतखाब किया भी गया और उन्हें आज़ादी के साथ 6 माह तक खुलकर खेलने का मौका भी दिया गया। अब भी उन्हीं मौसूफ को लेकर
इस हवाले से कुछ चहमगोइयाँ हो रही हैं कि सेनेट इंतखाबात के अंदर ना सिर्फ वो सेनेट इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे बल्कि उनको चेयरमैन सेनेट भी लगा दिया जाएगा। इन्हीं खबरों के बीच में एक और ख़बर भी है, क्योंकि इसके साथ ही कनेक्टेड बात ये थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बतौर चेयरमैन सेनेट बड़े ही हॉट फेवरेट कैंडिडेट थे, उन्होंने कौमी असम्बली में हल्फ ले लिया। जब उन्होंने कौमी असम्बली का हल्फ लिया तो उसके बाद ये चहमगोइयाँ मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई कि फिर चेयरमैन सेनेट कौन होगा। लेकिन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को अपना चेयरमैन सेनेट का कैंडिडेट नॉमिनेट कर दिया है और यूसुफ रज़ा गिलानी ने सेनेट इलेक्शंस के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। स्क्रूटनी के लिए आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुंचे भी और अब ये बात सामने आ रही है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अब इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम सदारती इंतखाब के लिए अपना वोट कास्ट करेंगे। यानी आसिफ अली जरदारी साहब को जो 9 मार्च को सदारती इंतखाब होने जा रहा है उसमें अपना वोट देने के बाद वो नेशनल असम्बली की सीट छोड़ेंगे और 14 तारीख को जो सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है उसमें वो इस्लामाबाद से कंटेस्ट करेंगे, यानी नेशनल असम्बली में कंटेस्ट करेंगे और उसके बाद वो सेनेट में पहुंचेंगे, यानी अपनी हारी हुई नशस्त को दोबारा से वो रीगेन करेंगे, सेनेट में पहुंचेंगे और वहाँ पीपल्स पार्टी ये कहती है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उनके चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार होंगे और मुल्तान से जो नशिस्त वो छोड़ेंगे नेशनल असम्बली की उस पर उनके बेटे कासिम गिलानी कंटेस्ट करेंगे और उस सीट को जो वेकेंट हुई है उसको फिल करेंगे। यानी अभी भी जो सदारती इंतखाब है वो होना बाकी है। आसिफ अली जरदारी साहब बमुकाबला महमूद खान अचकज़ई और दूसरी तरफ चेयरमैन सेनेट, ये 2 इंपॉर्टेंट ओहदे हैं जिन पर अभी ये फैसला होना है कि कौन बराजमान होगा। अब आसिफ अली जरदारी साहब को भी जो रिक्वायर्ड सपोर्ट है वो हासिल है क्योंकि MQM बिगड़ती है, उधर से मौलाना फजलुर रहमान ज़ाहिर है इस इंतखाब का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। MQM के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रवाबित को बहुत ठीक नहीं है, लेकिन आज ये आसिफ अली जरदारी साहब ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक रब्ता किया है, उनसे उनकी फेवर मांगी। जब वो मदद मांगी तो उन्होंने बदले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये कहा है कि जो सिंध के अंदर ख़ासतौर पर बल्दियाती निज़ाम है उसके अंदर जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है वो की जाए। उन्होंने भी कुछ वक्त मांग लिया कि वो अपनी जमात से बात करेंगे और उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब को कोई रिस्पॉन्स देंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रफीक रजवाना साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रजवाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी मिसाक मफामत की बात कर रही है, पीपल्स पार्टी भी मिसाक मफामत की बात कर रही है। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी मेडन स्पीच के अंदर मिसाक मफामत की बात की, बिलावल साहब ने भी आज यही कहा। मिसाक मफाहमत की बात तो हो रही है लेकिन क्या उसके लिए मतलूबा माहौल मैसर है? माहौल पैदा किया जाना चाहिए, पैदा करें। हर किसी जमात का फर्ज है। जो जिद पे अड़े हुए हैं, जो एहतजाज पे अड़े हुए हैं, उनको भी दरबी इख्तियार करनी पड़ेगी इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। और जो अरबाब इख्तियार हैं उन्होंने तो ऑफर कर दिया, आगे से कोई जवाब देगा तो उसी तरह से वो भी चलेंगे। नहीं, लेकिन सर फिर बड़ेपन का मुजाहरा भी करना पड़ता है ना हुकूमत को। देखिए, एक तरफ सियासी कैदी होंगे, उनके ऊपर केसेस दर केसेस होंगे, जब पॉलिटिकल ओपोनेंट्स तकरीर करे होंगे ईवान में तो उनकी तकरीर को ब्लैकआउट किया जाएगा, यानी कारकुनान को गिरफ्तार किया जाएगा और फिर दूसरी तरफ कहा जाएगा आइए मिसाक मफाहमत करते हैं, तो ऐसे को मिसाक मफाहमत करेगा? नहीं, आपकी बात अपनी जगह पे ठीक है। मसलन कल उनका जो शिकवा था मेरी नजर में जायज था कि गौर अयूब को क्या अपना उमर अयूब साहब की तकरीर को जो है ना वो पूरी तरह नहीं दिखाया गया। जो जायज शिकायतें हैं बिल्कुल हुकूमत का फर्ज है उनको जो है ना कंसीडर करें और उनका मदावा करें। और जो सियासी कैदी हैं जिन पर संगीन जुर्म नहीं है और जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है उनको रिहा किया जाना चाहिए। जिन पर जुर्म है उनको अपना फेस करें। सर, जख्मों पे नमक पाशी करने के साथ साथ तो मिसाक मफाहमत नहीं होगा ना, ये जख्मों पे मरहम भी रखना पड़ेगा साथ साथ और हुकूमत को बड़ेपन का मुजाहरा करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि इसका मतलब ये समझा जाए कि मिसाक मफाहमत का नारा सिर्फ एक आई वॉश है, इससे ज्यादा कुछ नहीं? जख्म जो है ना एक होते हैं सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, मैं अपने आप को मजरूब कर लूं, उसकी और किस्म होती है। एक जख्म है मेरा मुखालिफ मुझे लगाए, तो इसीलिए बाद जख्मों पे मरहम की जरूरत होती है, बाद पे नमक पाशी की ही जरूरत नहीं होती है। जख्म मेरा अपना लगाया होता है, मुझे खुद बंदमिल करना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड जख्मों को जो है ना खुद ही देखता है बंदा जिसने अपने ऊपर जरब खुद लगाई है। सर देखिए ना, आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन आया और जो बनती नशस्तें, मखसूस नशस्तें थी, वो नशस्तें भी अलॉट नहीं की गई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। तो आपको लगता है कि इन फैसलों के साथ आप किसी को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा सकते हैं? इससे तो सख्ती मज़ीद बढ़ेगी, इससे तो प्रॉब्लम मज़ीद बढ़ेगा, ये जो है सर्जरी होगी मज़ीद, ये हीलिंग नहीं होगी कहीं ना कहीं ज़ख्मों की। नहीं, आप इस चीज़ को किसी और तरीके से पेश कर रहे हैं।
आप ऐसे समझ रहे हैं कि ये जो मुफाहमत की बात की है तो इलेक्शन कमीशन से भी हम सीटों का फैसला हुकूमत करवाती। इलेक्शन कमीशन ने जो उनकी सवाबदीद में था कानून के मुताबिक फैसला किया, उसको जाके हाई कोर्ट में चैलेंज करें, वहाँ हुकूमत की क्या मुदाखलत है? लेकिन कितना मानी खेज है वैसे सर कि सब जब सारा प्रोसेस हो गया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो फैसला जो 27 तारीख को महफूज किया हुआ था वो सुना दिया। सुन ले माजरत के साथ, आप नेशनल हुकअप पे एक चैनल पे बात कर रहे हैं, लोगों के जहन में ये बात आप डाल रहे हैं कि शायद इलेक्शन कमीशन के फैसले में किसी की मुदाखलत है। नहीं, इलेक्शन कमीशन पे जो भी एतराज है, इलेक्शन कमीशन है जाने और अदालतें जाने, जरूर उनका मदावा होना चाहिए। इन मखसूस नशिस्तों में किसी का क्या है? मुफाहमत वाले मखसूस नशिस्तें इनको उठा के कैसे दे सकते हैं? उनके तो बस में भी नहीं है, उनके कंट्रोल में भी नहीं है। ये तो इट्स एब्सोल्युटली एंड सोनली लेकिन फायदा जरूर हासिल करेंगे ना सर। मिसाक मफाहमत का नारा लगाने वाले इससे फायदा जरूर हासिल करेंगे ना। 3 के तनासुब से अब ये नशिस्तें मालिक गनीमत समझ के डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। गुजारिश ये है, आप ये बाल उसी कोर्ट में डाले ना जहां खेलने की ग्राउंड है। खेलने का ग्राउंड इस बाल का मखसूस नशिस्तों का इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है। उन्होंने अगर फैसला कर दिया, मुझे भी पता चला है, मैंने पढ़ा नहीं है, उन्होंने कोई कानून और आइन के मुताबिक जो भी फैसला गलत या सही, उस पर कई चेहरों को ये हो सकती है, क्वेश्चन कैन बी रेज्ड। उनका तो एक तरीकेकार है, उसको भी आप हुकूमत की झोली में डाल रहे हैं कि ये सीटें उनको दे देनी चाहिए थी या हुकूमत को कुछ करना चाहिए था इनडायरेक्टली। तो आपके सवाल का यही मकसद है। देखिए, प्लीज इसको इस तरह से सवाल ना करें। मेरा सवाल इसलिए है ना कि आप प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा तो वो शुरू दिन से करते आए कि लेवल प्लेइंग फील्ड एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दिया गया। बात सुने, मैं कानून का एक सीनियर तालिब इल्म हूँ। बात यह है कि एक अदालती कमीशन है ना, उनका इलेक्शन उनका फैसला है, उसकी जिम्मेवारी आप हम पे या उसको ये हम पे क्यों डालते हैं, हुकूमत पे क्यों डालते हैं इस तरह से? कि इनका काम है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मुहैया करो, ये सीटें उनको दे दे। कौन दे सकता है? अदालत ही दे सकती है। तो अब आप इस तासुर को जाहिल करें। आप इसी जो चैनल पे आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो कुछ सियासी जमातों के बस में है और हुकूमत के बस में है, वो जरूर मुहैया करना चाहिए। अब बात यह है कि जिद पे अड़ जाए और कहें जी जाली असम्बली है तो फिर ना बैठो, भी चले जाओ, सारे जाली हैं तो चले जाओ, छोड़ जाओ। नहीं छोड़ना, अगर पार्लियामेंट में बैठना है और सिर्फ शोर मचाना है, शोर शराबा मचाना है। साहब, आप जैसा सीजन्ड पॉलिटिशियन तो किसी को पार्लियामान छोड़ने का मशवरा नहीं दे सकता। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का रास्ता तो पार्लियामेंट में रह के निकलता है ना सर। कह रहा हूँ, मैं तो अदम एतमाद के वक्त भी कह रहा था कि खान साहब को पार्लियामेंट नहीं छोड़नी चाहिए थी, मुस्ताफी नहीं होना चाहिए था। आज भी कह रहा हूँ। मैं तो वैसे एक गुफ्तगू के दौरान एक बात चल पड़ी है तो तब गुजारिश कर रहा हूँ, वरना बैठना चाहिए। मेरे कहने का मकसद ये है, उस बैठने का कोई फायदा नहीं जहाँ शोर शराबा और हंगामा ही चलता रहे। एहतजाज रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद जब भी दिल करे एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, मगर साथ साथ मुल्क को चलाने के लिए भी कुछ करें। हुकूमत की जिम्मेदारी तो है ही है, हुकूमत जवाबदेह है ही है, मगर अपोजिशन भी जवाबदेह है। चलिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पार्ट पे तो जो कुछ हो गया, आप कह रहे हैं कि उसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं। ठीक है, ये जाएंगे वो हाई कोर्ट में जाइए सुप्रीम। ठीक, अब ये जो जिम्मेदारी आपने ली है, देखिए सर, देखिए पार्लियामान इस वक्त जाहिर स्पीकर आपके हैं, जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है अयाज सादिक साहब, उनकी मौजूदगी में जो नेशनल टीवी पर ब्लैकआउट हो जाता है जिस वक्त पॉलिटिकल अपोनेंट बात कर रहा होता है, यूट्यूब चैनल डाउन कर दिया जाता है, स्ट्रीमिंग नहीं हो रही होती है। हाउ अनजस्टिफाइड इज दिस? मैं तो बड़े आउटसेट पे, एट द वेरी आउटसेट मैंने कहा कि उनकी तकरीरों के बारे में उमर अयूब साहब की नहीं होना चाहिए था। मैं तो आपके साथ ये हाँ में हाँ मिला रहा हूँ। जिस हद तक मैं समझता हूँ ये नाजायज बात है, ये जायज बात है। मैं तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, किसी हक में जाए या किसी के खिलाफ में जाए। मीडिया की बातें हैं, वो अदालतों में केस गया हुआ है, उस मीडिया पे आप ये भी तो चलाएं ना प्लीज। ये भी तो क्वेश्चन रेज करें कि सोशल मीडिया पे जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा का मैसेज, उसकी हद तक तो तदारक होना चाहिए ना। आजादी राय बिल्कुल मैं साथ उसके लिए बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप सोशल मीडिया ही बंद कर दें या गला घोंट दें। देखिए, आज 16-17 रोज से जायद हो गए सर। एक्स बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है पाकिस्तान में, ट्विटर नहीं चल रहा। ये तो पीटीए की नाकामी है। मैं समझता हूँ कि उनको डिस्टिंग्विश करना चाहिए, बाइफरकेट करना चाहिए, उनको कोई ऐसा टेक्निकल तरीका इख्तियार करना चाहिए जो इस तरह के गलत सोशल मीडिया चलता है उसको कंट्रोल करना चाहिए, ना कि सारे को खत्म कर दे या बंद कर दे। बिल्कुल, मैं तो इस बात के हक में हूँ। तो हुकूमत अब आ गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब आज अपने ओहदे का हल्फ उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई हुक्म नहीं आया है। गुजारिश ये है, कोई बटन तो नहीं है, दबाएंगे तो सारे मुल्क का निजाम एक दिन में चल पड़ेगा। आप ही जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशन एक दिन में लगाई। आज ही तो उन्होंने हल्फ लिया है और शोर बचा हुआ है, जरूर टेकअप करेंगे भाई, जरूर करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट इशू। देखिए ना सर, जब मिसाक मफाहमत की और आप भी समझते हैं कि माहौल पैदा करना पड़ेगा, तो आपको नहीं लगता कि ये सारे पैरामीटर जरूरी है माहौल पैदा करने के लिए?
बिरादरम बरखुरदार, अभी तो पार्लियामेंट वजूद में आई है, हलफ हुए हैं, वजीर आजम का इलेक्शन हुआ है, स्पीकर का हुआ है, सदर का होना है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये चलेगा। साफ जाहिर है मैं एक जमहूरी ज़हन का आदमी हूँ, जहाँ जहाँ ज्यादती है, जहाँ जहाँ गलती है दूर होनी चाहिए। आइडियलिज्म का शिकार नहीं होना चाहिए। इस माशरे में जितना गंद है उसको धोते हुए टाइम लगना है, और जरूरी नहीं कि एक ही गो में धुल जाए और 4 दिन में धुल जाए, हमने जो तवक्को लगाई हुई है। इट इज इम्पॉसिबल। अच्छा, फिर अगर रियलिस्टिकली स्पीकिंग आपको लगता है, रिजवाना साहब, आपको लगता है कि मिसाक मफाहमत का ख्वाब बाय तकमील को पहुंच पाएगा या ये एग्जीक्यूट भी हो पाएगा, ऐसा कुछ चार्टर साइन हो जाएगा? देखिए, आप बात को बढ़ा रहे हैं ना। मैंने तो एक आयत का मिसाल देके और उस पे कह दिया कि दोनों साइड पर नियत का कोर्ट में, अल्लाह रहम करे, क्यों कहूं कोर्ट है। तो सर फिर मुझे बताएं कि ये होता हुआ नजर आ रहा है आपको, ये हो जाएगा मिसाक मफाहमत? और जो ब्रीदिंग टाइम है, टीदिंग प्रॉब्लम होते हैं हुकूमत के आने पे, ब्रीदिंग टाइम तो दे ना। आप आज ही एक दिन में प्रोग्राम कर रहे हैं और अभी से आप तवक्को लगा के बैठेंगे एक दिन में, क्यों नहीं हुआ। इसको टाइम दे, नहीं होगा तो खुद ब खुद हुकूमत पे भी एतराज आएगा। टाइम तो देना। मिसाक मफाहमत है, मिसाक मईशत है, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो भी। मईशत भी जब चलेगी मिसाक मईशत के नाम पे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बार बार मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा, मरियम नवाज ने कहा कि आपको लेके अपोजिशन को साथ लेके चलते हैं। हम आपके भी वजीर आजम है, हाउस के वजीर आजम है, मुल्क के वजीर आजम है, किसी मखसूस पार्टी के वजीर आजम। बहुत बहुत शुक्रिया रफी। वजारत उस्मा का हल्फ उठाते ही जहां शहबाज शरीफ साहब को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, वहीं मईशत भी एक पहाड़ जैसा चैलेंज बनकर उनके सामने खड़ी है। पर्टिकुलरली इकोनॉमिक डोमेन में उनको किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। इस वक्त माहिर इक्तिसादी अमूर डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इन पर्टिकुलर इकोनॉमिक डोमेन में नौमुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को किन चैलेंजेस का सामना होगा, सबसे पहले तो बताइएगा। देखें, सबसे बड़ा चैलेंज तो पहला यही है कि कैसे पाकिस्तान ट्रांजिशन करता है, जो करंट स्टैंड बाय अरेंजमेंट है IMF के साथ, उसको कंप्लीट करके 1.1 अरब डॉलर लेकर फिर जो नेक्स्ट IMF का प्रोग्राम, वो क्या पाकिस्तान खुद डिजाइन कर पाता है या नहीं कर पाता। जो इस वक्त IMF की कुछ बातें सामने आई हैं, जो उन्होंने भी टेक्निकल असिस्टेंस भी दी पाकिस्तान को, जो TM मिशन भी आया, उसके बाद ऐसा लगता है कि जरूरी हो गया है कि पाकिस्तान जो अपने काम खुद करे और वो प्रोग्राम खुद लिखे। ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक स्ट्रेट जैकेट प्रोग्राम में फिर 3 साल के लिए चले जाएंगे और GST बढ़ाकर, टैक्सेशन कर और कीमतें तब्दील करके ये बात बनेगी नहीं। तो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज टू द इनकमिंग गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स जो दूसरा चैलेंज है वो ये कि कैसे अफरात-ए-ज़र जो कि डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी पे है उसको संभाला जाए और ये इंश्योर किया जाए कि जो फूड प्राइसेस हैं मुल्क में और जो एनर्जी प्राइसेस हैं स्पेशली, इन दोनों को संभालना बहुत जरूरी हो गया है। बिकॉज मॉनेटरी टाइटनिंग करके हमने प्राइवेट सेक्टर को तो संभाल लिया है, पर जो फूड प्राइसेस और जो हमारी एनर्जी प्राइसेस हैं उसको डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी पर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ तंजीम नौ करनी पड़ेगी एनर्जी सेक्टर की, और दूसरा जो फूड है उसके लिए तो ऑब्वियसली एक एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। और तीसरी बात जो फौरी तौर पे है वो ये है कि इन्फ्लेशन के बाद जो आपने नेक्स्ट बजट बनाना है, देखिए ना, आते ही आपको चैलेंज ये है कि क्या आप ऐसा बजट बना पाएंगे जो पाकिस्तान के मालियाती खसारे को संभालेगा। जरा समझने की कोशिश करें खड़े हुए कहाँ हैं। पाकिस्तान इस साल 8300 अरब रुपया जो है वो डेट और मार्कअप की पेमेंट करेगा, 8300 बिलियन रुपीस। पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है जब वो दे देगी सब प्रोविंसेस को पैसे अपने टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में, तो उसके पास सिर्फ 7300 बिलियन रुपीस बचेगा। 1000 अरब रुपया बोरो करेंगे और फिर इस काबिल होंगे कि सिर्फ मार्कअप और डेट पेमेंट करें। एवरीथिंग एल्स, PSDP, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आपकी पेंशन्स, तनख्वाहें, रनिंग ऑफ द मिलिट्री एंड द सिविल गवर्नमेंट, एवरीथिंग इज ऑन बोरोड मनी। अब आप मुझे बताइए कि आप बजट क्या बना। तो डॉक्टर साहब, ये तो फिर दो धारी तलवार है। देखिए, कथा कलामी के लिए माजरत, ये दो धारी तलवार है। एक तरफ एक्सटर्नल बर्डन है, एक्सटर्नल डेट पेमेंट्स करनी है, दूसरी तरफ लिक्विडिटी क्राइसिस भी बनता हुआ नजर आ रहा है, पैसे हमारे पास है नहीं। तो जिन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो फौरी तौर पर तो कोई रिलीफ आम आदमी के लिए नहीं दे पाएंगी, ये तो बहुत वक्त लगेगा। इसका मतलब ये कि ये हुकूमत बनते ही बहुत मुश्किल फैसले करने जा रही होगी, जैसे 16 माह की PDM हुकूमत में हमने देखा है। तो आपने बहुत अच्छा लफ्ज सामने रखे। पाकिस्तान के 3 मेजर लिक्विडिटी क्राइसिस हैं। एक लिक्विडिटी क्राइसिस एक्सटर्नल सेक्टर का है कि आप
कमाते कम हैं और आपके जो एक्सपोर्ट्स में और रिमिटेंस में मिला भी लें तो जब इंपोर्ट्स को पूरी तरह खोलेंगे तो वो ज्यादा है। तो एक तो वहां का क्राइसिस है, और फिर आपने 25 अरब डॉलर तकरीबन लगभग इस साल और अगले 2 साल इकट्ठे करने हैं, वो IMF की अम्ब्रेला के बगैर नहीं हो सकते। दूसरा आपका एक लिक्विडिटी चैलेंज है कि इतने बड़ा अगर खसारा करेंगे, इस साल मेरा ख्याल है तकरीबन 8500 बिलियन रुपीस का फेडरल फिस्कल डेफिसिट आएगा। अब ये मतलब अनबिलीवेबल ही होगा कि 7.5-8% का हम ये खसारा करेंगे और करते चले आ रहे हैं, इसी से डेट बन रहा है। डॉक्टर साहब यही होता है ना, देखिए आप जैसे एक्सपर्ट्स हमेशा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कॉस्मेटिक्स होते हैं, वो पहले भी हुई, अब भी हुई, फिर पॉलिटिकल कैपिटल भी बहुत सारा चला जाता है। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम आप क्या देख रहे हैं? आपको लगता है वही कॉस्मेटिक्स ही होंगी फिर, मतलब वो रेपिटेशन ही होगी? और फिर पर्टिकुलरली ये भी बता दीजिएगा, जैसे आपने टीम को कहा कि स्पेसिफिकली कौन है ऐसा जो अपना प्रोग्राम खुद ले करेगा, तो आप देख रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसहाक डार साहब के पास ही होगी, ये पोर्टफोलियो वही संभालेंगे? अगर उनके पास होता है वही सेम इकोनॉमिक टीम होती है तो क्या आपको डिफरेंस आता हुआ देख रहे हैं? तो मैं आपकी दोनों बातों का अलग-अलग जवाब देता हूं। जो देखिए, पहली बात जिसको जब मैं टीम वर्क कहता हूं तो टीम वर्क से मेरा मतलब सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं है। अगर आपने इन सब सेक्टर्स में जाकर सर्जरी भी करनी है और अपना प्लान भी लिखना है तो आपको बहुत प्रोफेशनल टीम्स आनी पड़ेंगी हर जगह पे। एक प्रोफेशनल टीम एंकर कर रही हो पूरे IMF के प्रोग्राम को। ये मैं कई मुल्कों को कहता हूं कि आप एक, और हमने भी जब लास्ट टाइम किया था, क्योंकि मैं एंकर कर रहा था वो प्रोग्राम पाकिस्तान टीम के लिए, तो एक हमने प्रोफेशनल सेटअप हर जगह रखा हुआ था मिनिस्ट्री में जो इसको चलाने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप फॉर एग्जांपल पावर सेक्टर में कोई ऐसे लोग हों जो पावर सेक्टर को समझते हों, वो पावर सेक्टर की जुज़ियात समझते हों और IMF से डिस्कस कर सकते हों और अपने महरकात, अपना फ्रेमवर्क, अपना कॉन्टूर सामने रख सकते हों। टैक्सेशन में ये बात बहुत जरूरी हो जाएगी। आपके फोकल पॉइंट्स कौन है टैक्सेशन में, जो उनको सामने रखें कि हमने GST नहीं बढ़ाना, हम ये करना चाहते हैं। उसकी मॉडलिंग करनी पड़ेगी, उसकी इकोनोमेट्रिक सामने रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये पाकिस्तान या बहुत से ऐसे ममालिक, मैं बहुत ही अदब से ये सामने रखता हूँ, वो ये कहते हैं कि वो they tell a story. IMF is not about a story. IMF is about numbers. IMF is about quantitative targets. कल ही मैं एक IMF के बड़े सीनियर ऑफिशियल से गुफ्तगू कर रहा था, तो वो मुझसे कोई बात कर रहा था, तो हम कोई स्प्रेडशीट्स की गुफ्तगू कर रहे थे, तो कह रहा था यार एक मतलब उस चीज की 84 स्प्रेडशीट्स हैं जो मैं देख रहा हूँ। अब आप बताइए कि आपके पास तो एक भी स्प्रेडशीट नहीं होती, आपने एक भी चीज मॉडल नहीं की होती। सो यू हैव टू रियली थिंक अबाउट इट दिस वे। सो पहली तो ये बात है, आपको हर एरिया में एक टीम बनानी पड़ेगी जो IMF के प्रोग्राम को चलाए और उसी प्रोग्राम से फिर IMF प्लस निकाले जिसमें ये फंडामेंटल काम करें। इसी पे हम दूसरी बात पे आ जाते हैं। देखिए, मैं इसका बड़ी क्लियर एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान ने ना, जब मैं हुकूमत में आया तो एक ऑस्टेरिटी की हमने ड्राइव शुरू की। गाड़ियां कम, फॉरेन ट्रिप्स कम, फोटोकॉपी का पेपर कम, ये सब चीजें। मैं तब उस दिन भी कहा था, इस बात को बड़े साल हो गए हैं कि ये काम ना कीजिए। PDM की पिछली गवर्नमेंट में भी एक ऑस्टेरिटी कमेटी बनी, अभी केयर टेकर्स ने भी एक ऑस्टेरिटी कमेटी बनाई। अब पाकिस्तान को ऑस्टेरिटी की तो जरूरत ही नहीं है। ऑस्टेरिटी तो IMF प्रोग्राम से ऑटोमेटिकली आ रही है, आपको तो एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स की जरूरत है। अब वी हैव टू डिफरेंशिएट, जैसे आपने बिल्कुल सही रखा, बिटवीन सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट, ये सब सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट है। अब पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर रिफॉर्म क्या है, ताकि पता चल जाए कि डिफरेंस क्या है सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट में और फंडामेंटल ट्रीटमेंट में। डिफरेंस इज द फॉलोइंग, आप पहले तो ये तय कीजिए कि जो काम सरकार में फेडरल गवर्नमेंट का है वो फेडरल गवर्नमेंट करेगी, जो प्रोविंसेस का है वो प्रोविंसेस करेंगी, और उनके पैसे अगर नीचे चले गए हैं तो सरकार में, फेडरल गवर्नमेंट में उनके पैसे ना दीजिए, ताकि वो 17-18 सब्जेक्ट वहां से निकालें आप। फिर अगर आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस इतना बड़ा बन गया है तो आप बताइए ना कि उसका स्ट्रक्चरल काम कैसे करना है, डेट की मैच्योरिटीज को कैसे तब्दील करना है, डेट की रीप्रोफाइलिंग कैसे होनी है, डेट की रीसाइक्लिंग कैसे होनी है, ये आपने सामने रखना है। ठीक है डॉक्टर साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। सर मुझे क्विकली वो मेरा जो सेकंड क्वेश्चन था इसहाक डार साहब वाला, क्योंकि बड़ा एम्फेसिस होता है पर्सनालिटीज पे भी और फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर सबकी तवज्जो है, तो अगर इसहाक डार साहब भी कंटिन्यू करते हैं तो वेरी क्विकली बता दीजिएगा कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई मेजर चेंज आएगा या वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो पाएंगे या? आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट एट दैट स्टेज कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बगैर बहुत अरसा चल नहीं पाएंगे। कोई भी वजीर खजाना होगा उसको हर सूरत में ये करना पड़ेगा कि FBR में मतलब स्ट्रक्चर तब्दील करके उन एरियाज पे टैक्स लगाएगा वो जो अंडर टैक्स हैं। उसके बगैर ना आपकी कलेक्शन पूरी होगी। और खुद PMLN ने, आखिरी बात करूं, ये कहा है कि हम टैक्स टू GDP बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके बढ़ाने के लिए तो स्ट्रक्चरल मेजर्स लेने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
कहा जाता है कि गवादर पाकिस्तान के इक्तिसादी मुस्तकबिल की कुंजी है। गवादर में कई सनती जोन्स हैं, हुकूमती सरपरस्ती के दावे हैं, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की के ख्वाब भी दिखाए गए। लेकिन पिछले मंगल को शुरू होने वाली बारिश जो 2 दिन जारी रही, उसका पानी आज भी गलियों में और सड़कों पर उसी तरह से ठाठे मार रहा है। लोग कहीं आने जाने के लिए कश्तियाँ इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मंगल को होने वाली बारिश के बाद गलियों में 4 से 6 फीट तक पानी खड़ा हुआ है, जो अभी भी मौजूद है। निकासी आप का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। 29 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली बारिश से हालात इस कदर ख़राब हुए हैं कि इस शहर को आफतज़दा डिक्लेयर कर दिया गया। मुसलसल बारिशों से घरों में पानी जमा और बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्ग भूखे प्यासे बिलबिला रहे हैं। अब नौमुंतखब वज़ीर आज़म ये प्लान कर रहे हैं कि शायद कल वो गवादर का दौरा करेंगे, लेकिन दौरों से क्या होगा, इसके लिए अमली इक़दामात करने पड़ेंगे और इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए जो हिफाजती इक़दामात है उनका होना भी बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।